नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त संजय सिंह अपने कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर क्या है और उसकी कितनी लेयर्स होती हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को जानने से पहले आप लोगों से जैसे हर लेक्चर में रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक तो करिए ही, क्योंकि वीडियो की उसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में एटमॉस्फेयर है क्या। ये कुछ आप देख पा रहे होंगे, एक इमेज है जो बहुत कुछ अपने आप में बता रही है। ये बता रही है कि अगर सपोज करो यहाँ पर क्या है, धरती है, इसके जस्ट बाहर की तरफ एक लेयर है जिसको हम लोग ट्रोपोस्फेयर की लेयर बोल रहे हैं। उसके जस्ट बाद एक लेयर है जिसे हम बोल रहे हैं स्ट्रेटोस्फेयर लेयर। उसके जस्ट बाद एक लेयर है, उसको हम बोल रहे हैं मीजोस्फेयर लेयर। उसके जस्ट बाद एक लेयर है जिसको हम बोल रहे हैं थर्मोस्फेयर लेयर, और उसके बाद आइनोस्फेयर लेयर। इस बात को ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार यहाँ पर क्या क्या मेंशन किया गया है। इसमें इसकी हाइट को मेंशन किया गया है, ये कहाँ से, यानी कि जीरो से, यानी कि ऊपर की तरफ, मतलब 2300 तक जो हाइट है, फीट ऊंचाई तक, तो उसको बोलेंगे हमारा क्या है, वो ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जो लेयर आती है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर है। उसके बाद उनका टेम्परेचर भी दे रखा है कि इसका टेम्परेचर कितना होगा, 59 फ़ारेनहाइट ऊपर तक। ऐसे ही जब ऊपर इसमें आएंगे तो इसमें आएगा इसका 170 फ़ारेनहाइट। सिमिलरली आगे भी जब जाएंगे तो इनमें भी टेम्परेचर का कुछ ना कुछ एट द लास्ट अगर इसमें आते हैं तो इसमें हमें 4000 फ़ारेनहाइट देखने को मिलेगा। और यही जो आइनोस्फेयर है, इसी में हमें, यानी कि हमारे रॉकेट या स्पेस सैटेलाइट्स हमें देखने को मिलते हैं जो घूम रहे हैं, ठीक है। इसी में हमारे आयंस हैं, इसी में हमारी, यानी कि जो दूर संचार व्यवस्था का पूरा काम है यहीं से होता है। आप ये बात समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बात आती है कि ये किस तरीके, यानी कि उसको टेक्स्ट क्या दे रखा है, उसको टेक्स्ट को समझते हैं। कह रहा है कि आवर प्लेनेट, जो हमारी धरती यानी कि ये है एक प्लेनेट है, इज़ इन्वॉल्व बाय डीप ब्लैंकेट, यानी कि उसने एक ओढ़ रखा है बहुत ही, यानी कि गहरे टाइप का, या मतलब ऐसा ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। गैसेस का एक ब्लैंकेट, मतलब एक चद्दर ओढ़ रखी है अपने चारों तरफ से, एक्सटेंडिंग सेवरल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, यानी कि उस ब्लैंकेट को ये माना जा सकता है कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर उसके चारों तरफ इस तरीके से है वो, ठीक है। अबव द सरफेस ऑफ द, यानी कि इसकी सरफेस के चारों तरफ क्या है, वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक वो फैला हुआ है ब्लैंकेट। दिस गैसियस कवर द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। ये जो, यानी कि ये जो गैस का जो कवर है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। लाइक द लैंड एंड द वाटर एंड द एटमॉस्फेयर इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि यही जो, यानी कि एटमॉस्फेयर को अगर हम समझना चाहें तो इसमें क्या क्या आता है। इसमें हमारा लिथोस्फेयर मतलब मिट्टी उसकी, अगर बात करें हाइड्रोस्फेयर मतलब पानी की, एटमॉस्फेयर मतलब यानी कि जो सॉरी हाँ क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, ये सभी यानी कि हमारे किसके अंदर आती हैं, बायोस्फेयर के कंपोनेंट्स हैं, और इसी को हम लोग समझ रहे हैं। तो एटमॉस्फेयर भी उसका एक कंपोनेंट, उसको हमने समझा बड़े डिटेल में। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट्स की। क्या कह रहा है कि कंपेयर टू द अर्थ रेडियस, अगर अर्थ की रेडियस से कंपेयर किया जाए, द एटमॉस्फेयर अपीयर्स टू बी ओनली अ वेरी थिन लेयर ऑफ द गैसेस। अगर धरती की रेडियस, मतलब अगर धरती ये गोला है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, लगभग ये ही होगी इसकी रेडियस, मतलब आर है रेडियस। अगर इससे इसकी कंपेयर की जाए तो लगभग जो ये जो चारों तरफ, यानी कि मैं बता रहा हूँ जिसको एक ब्लैंकेट जिसने ओढ़ रखा है, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोल के चल रहे हैं, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, मतलब बहुत पतला, बहुत ही पतला, बहुत इससे भी पतला हो सकता है, ठीक है। हम एक अंदाजा ही लगा सकते हैं बस। बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी, ये किस कारण होता है, जिसके सेंटर से एक फोर्स लग रहा है, जिसे यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण ये जो गुरुत्व यानी उसके ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जिसे ग्रेविटी बोलते हैं, उसके कारण इट इज़ इनसेपरेबल फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ये अर्थ से सेपरेट नहीं हो सकता, उसी से चिपटा हुआ रहेगा, ठीक है। अब बात आती है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है उसको समझते हैं। द एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस। ये जो एयर है उसके ऊपर जो घूम रही है, ये उसके ऊपर क्या करती है, प्रेशर लगाती है उसकी सरफेस के ऊपर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेट, अपने वेट के कारण। मतलब अगर आप जैसे मान लो, सपोज करो आप बहुत ऊंचाई पर हैं और ऊपर से कूद जाएं, तो आप जब नीचे आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको रोक रहा हो। मतलब वो जो वायु जो है आपको फ्रिक्शन लगाएगी इस तरीके से, जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे वैसे वैसे आपको फ्रिक्शन लगता जाएगा, वैसे वैसे आपको फ्रिक्शन लगता जाएगा। तो ये चीज़ें मैं जो कुछ समझा रहा था उसको ध्यान से आपने समझा, ठीक है। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आखिरकार एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, उसको बहुत ही डिटेल में। तो मैंने ये बताया कि जो हवा होती है वो अपने वेट के कारण कुछ प्रेशर लगाती है धरती के सरफेस पर जो प्राणी हैं उनके ऊपर भी ये महसूस होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम दिया जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्लाइमेटिक यानी एलिमेंट है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल, यानी कि सी लेवल पर अगर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है लगभग कितना 1034 ग्राम पर स्क्वायर किलोमीटर तक, यानी कि यानी स्क्वायर सेंटीमीटर के अराउंड मापा गया है, इतना मिलता है वहाँ पर, ठीक है। अब बात आती है कि रोल ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर आखिरकार उसका रोल क्या है, क्या उसकी भूमिका है, उसको समझते हैं। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो ये गैसियस सिस्टम जो हम समझ रहे हैं, मतलब एटमॉस्फेयर जो है इसमें बहुत सारी गैसेस को कंटेन करके चल रहा है। जैसे उसमें बात करें तो ऑक्सीजन है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और आपका क्या बोलते हैं नाइट्रोजन है। ये गैसेस इसके अंदर मिलती हैं, और भी अदर गैसेस हैं, इसके साथ साथ बहुत सारे माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो इसमें घूम रहे हैं, ठीक है। प्लांट्स रिक्वायर्स कार्बन, यानी कि जो प्लांट्स हैं हमारे धरती के ऊपर पौधे हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड की सर्वाइव करने के लिए। और अगर आज मैमल्स की बात करें तो उनको ज़रूरत पड़ती है, मैमल्स या ऑर्गेनिज्म जो है उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है उनके सर्वाइवल के लिए। द एटमॉस्फेयर सप्लाइज दीज लाइफ गिविंग गैसेस। कहने का मतलब यहाँ पर ये जो एटमॉस्फेयर है उन दोनों को ही डिफरेंट गैस जिसको ज़रूरत होती है वो इससे लेता रहता है। All life forms need particularly range of the temperature and a specific range of frequencies of the solar radiations to carry out their biophysical process. The atmosphere absorbs certain frequencies and lets through some of the frequencies. Simple है यार, पढ़ लेना। अब बात करते हैं यहाँ पर मैं एक जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ, द एटमोसफियर रेगुलेट एंट्री ऑफ द सोलर रेडिएशन। मतलब एटमॉस्फेयर में ये सब कुछ है कि आखिरकार रेडिएशन किस टाइप से आएगा और किसको कैसे मिलेगा, किसको कैसी रेडिएशन से बचाया जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि जो ओजोन होती है वो यानी कि अल्ट्रावायलेट यानी कि जो रेज होती हैं उनसे हमें बचाती है। लेकिन आजकल की डेट में अगर देखा जाए, जो ये हमारे जेट विमान हैं ये क्या कर रहे हैं, ये उस लेयर को छेद कर देते हैं इस तरीके से, कहीं यहाँ है कहीं यहाँ होल है। तो जो डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं वो डायरेक्ट जिसकी बॉडी पर पड़ते हैं तो कैंसर कॉज, यानी कि एक कैंसर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। द एटमोसफेयर आल्सो कीप्स द टेम्परेचर ओवर अर्थ सरफेस विद इन सर्टेन लिमिट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि एटमॉस्फेयर जो है हमारी अर्थ के ऊपर टेम्परेचर को मेंटेन रखने में भी काम करता है कि कितनी लिमिट तक यानी कि टेम्परेचर होना चाहिए। इन द एब्सेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर वुड एग्जिस्ट बिटवीन द नाइट ओवर द अर्थ सरफेस। कहने का मतलब इसी एटमॉस्फेयर के कारण ही नाइट, अगर एब्सेंस मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये एटमॉस्फेयर अगर ना हो तो आपको नाइट में ये देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देखने को मिलेगा। जो हम रात को ठंडा महसूस करते हैं वो एटमॉस्फेयर का ही एक लक्षण है। लेकिन अगर ये ना हो तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी हमें, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी या बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात अब आती है कि बोल रहा है कि द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वुड फाइंड इट्स वे थ्रू इफ द एटमॉस्फेयर ओजन द स्ट्रेटोस्फेयर टू बी स्पेसिफिक वर एब्सेंट। एंड द कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हार्मफुल वायलेट रेडिएशन होते हैं यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, वुड बी फाइंड इट्स वे थ्रू इफ द एटमॉस्फेयर ओजन। कहने का मतलब यहाँ पर कहाँ पर या नहीं पाए जाएंगे
कि अगर जो ओजोन है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है अल्ट्रावायलेट रेड जो होती हैं रुक जाती हैं। फिर आगे क्या बात है, द एटमोसफेयर आल्सो टेक केयर ऑफ द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स लाइक द meteors which get burnt up while the passing through the एटमॉस्फेयर। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो धरती के एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं। अचानक से क्या होता है, धरती की तरफ आते हैं लेकिन फ्रिक्शन के कारण जलकर राख हो जाते हैं, उसकी खाली ऐस ही खाली धरती की सरफेस पर पहुँचती है। तो ये भी एक गुड यानी कि हम बोल सकते हैं फीचर है हमारे एटमॉस्फेयर का, ठीक है, कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, जैसे अभी आपने आयनोस्फेयर में देखा 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब 4000 फ़ारेनहाइट यानी कि वहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेदर इज़ एन अनदर इम्पोर्टेंट फिनोमिना। वेदर क्या है, एक बहुत अलग यानी कि एक अदर फिनोमिना है विच डिक्टेट्स द डायरेक्शन, यानी कि वो क्या होता है डायरेक्शन के बारे में बताता है ऑफ द नंबर्स ऑफ द नेचुरल एंड द मैन मेड प्रोसेस, लाइक जैसे अगर प्लांट जो ग्रोथ हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर है, ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन है, ह्यूमन सेटलमेंट्स है, इन सभी के बारे में वेदर बहुत इंपॉर्टेंट यानी कि एक भूमिका निभाता है। वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स जैसे यानी कि टुगेदर टू द यानी क्रिएट टुगेदर, कहने का मतलब यहाँ पर ये है मेरे भाइयों कि मैं अगर दोबारा बोलूँ कि वेदर क्या है, एक इम्पोर्टेंट यानी कि फिनोमिना है किसके लिए, विच डिक्टेट जो हमें ये बताता है डायरेक्शन देता है किसके लिए, नंबर ऑफ द नेचुरल मैनमेड्स, यानी कि मैनमेड प्रोसेस क्या है, यानी कि प्लांट ग्रोथ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, सेल्फ यानी कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स क्या है, इस सब चीज़ों में यानी कि मदद करता है। अब बात करेंगे यहाँ पर कि आखिरकार हमारा यानी कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें यानी कि कौन सी गैस कितनी परसेंट तक या कितनी मात्रा में है। तो नाइट्रोजन जो है लगभग सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, उसका जो सिंबल है या फार्मूला है N2 से उसे डिनोट करते हैं, और ये लगभग 78.08% यानी कि पाया जाता है। सिमिलरली सेकंड पर आ जाता है हमारा लगभग 21% के करीब, यानी कि 20.95% है, उसको 21 के करीब मान लेंगे, उसका जो फार्मूला होता है O2। उसके बाद आर्गन है हमारा 0.93 है, जिसको AR से डिनोट कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, उसका यानी कि जो मतलब अवेलेबिलिटी इन एटमॉस्फेयर है जो यानी कि 0.036 है। इसी तरीके से अदर गैसेज जो हैं सभी ये पाई जाती हैं, उनका रेशियो आपको दे रखा है या उसका परसेंटेज दे रखा है, आप उसको ध्यान से पढ़िए और समझ में सब कुछ आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक इमेज दे रखी है, इसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे भाइयों। मैं अगर बोलना चाहूँ कि ये लड़की आपको क्या बताना चाह रही है, एक इमेज है, इमेज के जरिए हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। जैसे एक यानी कि यहाँ पर अर्थ को दिखाया गया है इन स्फेरिकल यानी कि सर्कुलर वे में, और इसमें ये बताया गया कि जो वाइट वाइट पोर्शन है ये नाइट्रोजन का एरिया है, इतने में नाइट्रोजन है धरती के ऊपर एटमॉस्फेयर में, और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। फिर उसके बाद ये बोला गया, अदर गैसेस जो हैं, जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, देखो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखा रहे हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम कह सकते हैं ये अदर गैसेस के माइन्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये ध्यान से देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो लेयर इधर ये बचा और तनिक सा ये इधर बचा, ये वाला जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बता रहा है, ठीक है, और ये वाला जो लेयर है ये हमारी आर्गन और यानी कि अदर को बता रहा है, ठीक है। अदर का मतलब इन द सेंस मैं बोलूँ, इसका कलर ध्यान से देखो क्योंकि जब मैं लिखता हूँ तो मिटता जाता है। तो एक पीले कलर का, एक रेड कलर का, इसको ध्यान से देखो, एक पीले कलर का है और एक रेड कलर का है, और इधर देखो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी मिनिमम मात्रा में है, फिर भी बहुत ज़्यादा हमें मालूम पड़ती है, इससे बहुत सारा पोल्यूशन फैल रहा है, ये सब हम चीज़ जानते हैं। अब आगे बात करेंगे, इनको समझेंगे। इस इमेज से बहुत मैं उम्मीद रखता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एटमॉस्फेयर है किसका मिक्सचर है बहुत सारी गैसों का जो कंटेन करके चलता है, जैसे ह्यूज नंबर ऑफ द सॉलिड एंड द लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जैसे कलेक्टिवली कॉल्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एरोसॉल्स, ठीक है। और सम ऑफ द गैसेज में बी रिगार्डेड एज द यानी कि परमानेंट एटमॉस्फेरिक, ठीक है, कंपोनेंट्स विच रिमेन फिक्स्ड portion of the total gas volume. Other constitutes vary in a quantity from the place to place from time to times. If the suspended particles, water vapor and the other variable gases are excluded from the atmosphere, then the dry air is very stable all over the earth अप टू द एल्टीट्यूड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें यानी कि बहुत सारी गैसेस के डिफरेंट यानी कि वेरिएशन देखने को मिलता है, मतलब उनका मिक्सर कोई गैस ज़्यादा कोई कम है, कोई पार्टिकल्स घूम रहा है, ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं, जैसे इसने बोला
कि if the suspended particles, water vapor and other variable gases were excluded from the atmosphere, यानी कि ये जो सभी यानी कि गैसेज और यानी कि पार्टिकल्स इनको यानी कि एटमॉस्फेयर से निकाल दिया जाए, देन ड्राई एयर इज़ वेरी स्टेबल, यानी कि जो ड्राई एयर बहुत स्टेबल होगी ओवर द अर्थ, लगभग कहाँ तक, यानी कि 80 किलोमीटर तक, ठीक है। और ये बोल रहा है कि द पोर्शन ऑफ द गैसेस चेंज इन द हायर लेयर्स, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो पोर्शन है, एक बार दोबारा पढ़ता हूँ, द पोर्शन ऑफ द गैसेस चेंजेस इन द हायर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन सच अ वे डैट द ऑक्सीजन विल बी ऑलमोस्ट इन द नेग्लिजिबल क्वांटिटी। कहने का मतलब यहाँ पर ये, अगर हम बात करें कि द पोर्शन ऑफ द गैसेज, यानी कि गैसेस का पोर्शन अगर देखा जाए जिसमें हमें चेंजेस हायर लेवल पे चेंजेस देखने को मिलता है, तो एटमॉस्फेयर है उसमें ये देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन जो है लगभग उसे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल माना जा सकता है इन क्वांटिटी में। हालांकि हम ये जानते हैं कि लगभग वो कितनी है, यानी कि 21%, लेकिन ये नेग्लिजिबल कहाँ होगी, 120 किलोमीटर, यानी कि 120 किलोमीटर की हाइट पर, यानी कि हमें ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर फाउंड ओनली, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और यानी कि वाटर वेपर्स, मतलब जो हमारी वाष्प होती है 90 किलोमीटर तक यानी कि देखने को मिलती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ की सर्फेस से, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेकअप नियरली 90, यानी कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है वो क्या करती हैं, मेकअप नियरली 99% ऑफ द क्लीन ड्राई एयर। कहने का मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो ये क्या बना रही हैं, लगभग 99% जो एटमॉस्फेयर उसके अंदर यानी कि क्लीन, साफ और यानी कि ड्राई एयर देखने को मिलती है। द रिमेनिंग जो है वो यानी कि मोस्टली हमें क्या देखने को मिलते हैं, जैसे इनर्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूट अबाउट, यानी कि लगभग 1% ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि उसमें से कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ गैसेस हैं, खाली 1% में इंक्लूडेड इनको किया जा सकता है। मतलब 99% जो है खाली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, और अदर पार्टिकल्स जो हैं उसमें ये देखने को मिलता है आपको ऑक्सीजन है, अदर पार्टिकल्स में आर्गन है, कार्बन है, और क्या बोलते हैं जो अदर पार्टिकल्स उनको देखने को मिलता है। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन ये है, ये लगभग 21% पाया जाता है वॉल्यूम में एटमॉस्फेयर के अंदर, और मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट यानी कि जो कंपोनेंट्स हैं अमंग द गैसेस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। इनहेल का मतलब उसको यानी कि खींचते हैं, जैसे मैं सांस लूँ इस तरीके से, अगर मैं सांस लेता हूँ तो मेरे अंदर ऑक्सीजन आ रही है, जब मैं एक्सहेल करता हूँ तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। बिसाइड्स ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन के साथ साथ कैन कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स, ये इस जब हम इनहेल करते हैं तो बहुत सारे कंपाउंड्स, मतलब यानी कि जो अदर एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे अंदर आते हैं, इम्पोर्टेंट टू फॉर्म इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स सच एज, यानी कि उनमें अगर देखा जाए तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ठीक है, कंबसन, यानी कि सिंपल मैं अगर बोलना चाहूँ, आप देखते हैं आग जलाते हैं, आग जलाने में क्या होता है, ऑक्सीजन की भी यानी कि नेसेसिटी मिलती है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो वहाँ पर आग नहीं जलाई जाए, आप वैक्यूम में आग नहीं जला सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है आल्सो कंबसन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द ऑक्सीजन, मतलब अगर आप आग लगाते हैं कहीं पर भी तो ऑक्सीजन के बिना नहीं लगा पाएंगे, तो इसलिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन जो होता है वो यानी कि आपको मतलब परमाणु में भी मिल सकता है और अणु में भी मिल सकता है। अणु मतलब ऑक्साइड में, और आपको यानी कि अगर खाली ऑक्सीजन मिल रहा है तो मतलब यानी कि वो एटम में मिल रहा है, एटम में या मॉलिक्यूल्स में, दोनों में मिल सकता है। अब बात करेंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन अगर देखा जाए लगभग 78% ऑफ द टोटल एटमॉस्फेरिक वॉल्यूम्स में देखने को मिलता है, मतलब यानी कि सिंपल अगर 100% यानी एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं तो उसमें 78% हमारा खाली नाइट्रोजन है भाई मेरे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी मैं जो बताना चाह रहा था, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि इट इज़ अ रिलेटिवली इनर्ट गैस, ये क्या है, एक इनर्ट गैस है, एंड इज एन इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द मेन फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन इज़ टू कंट्रोल द कंबसन बाई डाइल्यूटिंग द ऑक्सीजन। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इसको ध्यान से समझिए, इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट गैस, यानी कि जो नाइट्रोजन है क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है। इनर्ट गैस मतलब जिस कहते हैं हीना नीना और करीना एक्सरे रंगीन, तो वो जो क्या बोलते हैं हीलियम नियॉन क्या बोलते हैं, हीलियम नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, हाँ ये जो गैसेस हैं उसी में से ये भी आती है। तो जो यानी कि ऑर्गन है उसकी यानी ऑर्गन के भी अष्टक भरे होते हैं और ये इनर्ट गैस की कैटेगरी में आती है। और दूसरी बात ये बोलता है एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, यानी जितने भी हमारे
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, एक होता है कार्बनिक कंपाउंड्स होता है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है। तो जिसमें कार्बन की मात्रा ना मिले, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अधिकतर ये देखने को मिलता है। द मेन फंक्शन ऑफ द नाइट्रोजन इज टू कंट्रोल यानी कि कंबसन बाय डाइल्यूटिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने, जैसे आप देखो कहीं पर आग नहीं जल रही होती तो उसके मतलब यहाँ पर उसका प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन वहाँ पर कम होगा और उसमें यानी कि नाइट्रोजन ज़्यादा मिक्सअप होगी, तो इसलिए वहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिले। जहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन होगी पक्का बोल रहा हूँ जलेगा। इट आल्सो इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ये हमें हेल्प करता है किसमें, इनडायरेक्टली हेल्प्स इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है यार। सिंपल ये हर चीज़ वर्ड टू वर्ड नहीं बता पाऊंगा। कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड तीसरा कंपोनेंट जो है, यानी कि तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका जो कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब यानी कि ये कितनी लगभग मिलती है, 0.03% ऑफ द ड्राई एयर, ठीक है, इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंबशन एंड ग्रीन प्लांट्स थ्रू द फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को, और यानी कि जब सनलाइट आती है उस, जैसे सन है और यहाँ पर ये अर्थ के ऊपर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो यहाँ पर जो वातावरण में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे यानी कि पेड़ लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अल्ट्रावायलेट रेस से यानी कि जो उससे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाएंगे। तो ये प्रक्रिया में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूजफुल होता है किसके लिए, पेड़ों के लिए खाना बनाने में, ठीक है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अरे मेरे भाई इधर आ जा। अब बात आती है, बीइंग एन एफिशिएंट ऑब्जर्वर ऑफ द हीट, कार्बन डाइऑक्साइड कंसीडर टू बी अ ग्रेट क्लाइमेटिक सिग्निफिकेंस। कार्बन डाइऑक्साइड इज कंसीडर टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द हीट एनर्जी बजट। यानी कि हीट एनर्जी बजट के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत इंपॉर्टेंट मान के हम चलते हैं, ठीक है। विद इंक्रीज बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जैसे जैसे फॉसिल फ्यूल्स यानी कि का जो यानी कि क्या देखें, with increase burning of fossil fuels, oil, coal and natural gas, carbon dioxide percentage in the atmosphere has been increased at a alarming the rate। यानी कि जिस रेट पर हम देखते हैं कि 0.03% हमें यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को मान के चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसे फॉसिल फ्यूल्स जलाए जा रहे हैं, उसके कारण क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कार्बन का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये भी बात समझनी थी हमें, हमने समझ ली। The more carbon dioxide in the atmosphere mean more heat absorption। मतलब जितनी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगी उतनी ही हीट यानी कि जो सूर्य के द्वारा है उसे अब्जॉर्ब किया जाएगा। मतलब ग्रीन हाउस गैसेस ये क्या करती हैं, कार्बन गैसेस जो होती, कार्बन क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस है। ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाती है, और इसके कारण क्या होता है, जो सनलाइट आती है उसको ये रोकने में मदद करते हैं। जब कोई सनलाइट को रोकने में मदद करेंगी तो ठंड की कंडीशन में हमें ज़्यादा ठंड लगेगी और गर्मी की कंडीशन में ज़्यादा गर्मी लगेगी, ठीक है। अब बात करते हैं ओजोन के बारे में। क्या है ओजोन, उसको समझते हैं। तो ओजोन जो है वो ऑक्सीजन का ही कंपोनेंट है, लेकिन ऑक्सीजन में क्या होता है, दो कंपाउंड मिलकर यानी दो यानी कि एटम मिलकर बनते हैं, लेकिन इसमें 3 एटम मिलेंगे तब जाकर हमारा ऑक्सीजन बनता है, या इसे पेरोक्साइड बॉन्ड के द्वारा भी ऐड किया जाता है, ठीक है। तो ओजोन इज एन अनदर इंपॉर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर विच इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि किसका है, यानी कि ऑक्सीजन का टाइप है। मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ द 3 इंस्टीड ऑफ 2 एटम्स, इट फॉर्म्स लेस देन 0.00005% ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। यानी कि लगभग एटमॉस्फेयर का कितना परसेंट, यानी कि ये ओजोन देखने को मिलता है 0.4 बार 0 फिर 5, मतलब यानी कि लगभग क्या बोलूँ मैं, 1,00,000वां 5,00,000वां मतलब 1/5,00,000वां भाग यानी कि देखने को हमें मिलता है। 1/2,00,000वां भाग यानी कि हमें किसका देखने को मिलता है, किसका हाँ ओजोन का, ठीक है। बाय द वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेरिक अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब कहाँ पर ये देखने को मिलता है, लगभग 20 से 25 किलोमीटर की एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर ये हमें देखने को मिलती है। लेकिन ये हर गैस जैसे बराबर लेयर में बटी है, ये उस तरीके से नहीं है, ये कहीं यहाँ है तो कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ, इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आती है कि वाटर वेपर क्या, उसके बारे में समझते हैं। वाटर वेपर इज वन ऑफ द मोस्ट वेरिएबल गैसेस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि कंस्ट्रक्टिंग अगर देखा जाए कंस्टिट्यूटिंग लगभग यानी कि 0.02% एंड 4% ऑफ द टोटल वॉल्यूम्स, यानी कि
लगभग 0.2% यानी 0.02% देखने को मिलता है। और ये भी माना जाता है कि लगभग 4% टोटल वॉल्यूम का यानी कि देखने को मिलता है इन द कोल्ड ड्राई एंड द ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि 90% ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट विद इन द यानी कि 6 किलोमीटर के अराउंड जो देखने को मिलता है ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ से। जैसे अगर मैं कहूँ कि लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इंसुलेटिंग द एक्शंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। सिंपल है, छोड़ो। It absorbs not only the long waves terrestrial radiations in infrared or the heat uh, emitted by the earth during the nights। छोड़ यार, इससे कुछ नहीं पढ़ने का भाई। सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इनको मैं अगले लेक्चर में देखूंगा, ठीक है। अब यहाँ से मतलब गैसेस को जितना बताना था उसको मैंने बता दिया। सॉलिड पार्टिकल क्या है वो, यानी कि जो जो हमारी धरती, चलो मैं इससे कवर कर लेता हूँ। सॉलिड पार्टिकल्स जो है प्रेजेंट हैं यानी हमारे एटमॉस्फेयर में, जो लगभग ये देखने चलते हैं जिसमें सैंड मतलब बालू देखने को मिलती है, ठीक है, और रॉक के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो ड्राइव फ्रॉम द यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज से निकले हुए हैं, जैसे राख हो गए, पोलन ग्रेन्स एंड स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो यानी कि सूट ऑकन साल्ट द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में इवन फ्रेगमेंट्स meteors which got burnt in the atmospheric press. These solid particles perform the functions of the absorbing, the reflecting, scattering of the radiations. The solid particles are consequently responsible for the change orange and the red एक मिनट कलर्स ऑफ द सनसेट। यानी कि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं ये स्कैटर करते हैं हमारी लाइट्स को, और यही कारण है कि हमें किसका यानी कि जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो हमें ऑरेंज या रेड कलर का हमें क्या देखने को मिलता है, हमें सनराइज और सनसेट देखने को मिलता है। ये चीज़ें मैं बताना चाह रहा था, मैंने बता दिया। अब अगला लेक्चर जो होगा वो नेक्स्ट पोर्शन से मैं लेकर चलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।